2017 में एक न्यूज़ आती है कि ओयो ने अपना बिजनेस मॉडल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अपने आप में काफ़ी यूनिक भी था और जिसकी काफ़ी लोग तारीफ भी किया करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कंपनी को अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ गया? इसके बेसिकली 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पहला रीज़न, ओयो बेसिकली करता क्या था, एक होटल से कुछ रूम्स 1 साल के लिए खरीदता था। और क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जिनका ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी कम होता था, जिसकी वजह से कंपनी को ये रूम्स काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाते थे। और फिर ओयो इन रूम्स पे थोड़ा इन्वेस्ट करके इनको पहले से बेटर बना देता था और बाद में इसको मार्केट में रेंट आउट करके इससे अर्निंग्स जनरेट करता था। और साथ में चेक इन से लेकर चेकआउट तक जितनी भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करानी होती थी वो सारी चीज़ें ओयो का स्टाफ ही हैंडल करता था। लेकिन जब ओयो का ऑपरेशन लिमिटेड प्लेसेस पर ही चल रहा था और कंपनी का साइज भी छोटा था, तब तक तो कस्टमर को एक जैसा एक्सपीरियंस देना ईजी था। बट जैसे जैसे कंपनी अपना एक्सपेंशन करती जा रही थी, उसी के साथ साथ कंपनी को अपनी टीम मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बेसिकली ये वही वाली टीम थी जो चेक इन से लेकर चेकआउट तक कस्टमर सर्विसेज को हैंडल करती थी। अब कहीं पर ये सर्विस काफ़ी अच्छी थी और कहीं पर ये सर्विस काफ़ी बेकार थी। और ये सर्विस की क्वालिटी का जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे और इंक्रीज होता जा रहा था जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता जा रहा था। और यही सेम चीज़ फूड चेन्स वाली कंपनियों के साथ भी होती है। अगर फूड चेन की कंपनी अपना एक्सपेंशन खुद से करने की कोशिश करे तो उसकी सर्विस क्वालिटी में काफ़ी चेंज आता है। इसलिए ज़्यादातर जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सब फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही ऑपरेट करने की कोशिश करती हैं ताकि एक्सपेंशन के टाइम पे क्वालिटी में ज़्यादा चेंज ना आए। और यही ओयो के साथ भी हो चुका था कि एक्सपेंशन की वजह से कंपनी की सर्विस क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आ चुका था। और जब आपका बिजनेस एडवांटेज ही लो प्राइस और कस्टमर सर्विस पर डिपेंड करता है तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों पैरामीटर्स पर तो आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे ही करे। सो ये तो था पहला रीज़न। अब आ जाते हैं दूसरे रीज़न पे, एसेट लाइट मॉडल बट नॉट सो लाइट। ऑल्दो देखने में तो ये लगता है कि ये मॉडल काफ़ी एसेट लाइट है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब देखो, जहां होटल बनाने के लिए 15 से 20 करोड़ लगाने पड़ते हैं, वहीं अगर कंपनी एक होटल से एक रूम 1 साल के लिए लेती है और उसके लिए 5 लाख रुपए देती है, देखने में तो ये काफ़ी अच्छी डील लगती है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव डील भी लगती है। बट ये डील इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर मान लो ओयो ने एक होटल से 5 रूम भी बुक किए, अब जैसा हमने अभी देखा था कि एक रूम बुक करने के लिए 5 लाख रुपए कंपनी ने दिए थे, सो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने होटल वाले को 5 रूम के लिए 25 लाख रुपए दिए। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने इसी तरीके से पूरे इंडिया में 10,000 होटल के साथ डील करी, तो कंपनी ने टोटल पेमेंट कितना किया, 2500 करोड़। और ये तो सिर्फ कंपनी का इन्वेंट्री एक्सपेंस है। अभी अगर हम कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंस, सेल्स का एक्सपेंस और बाकी ऑपरेशंस के एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। और अगर किसी बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अलावा इन्वेंट्री पे अगर इतना खर्चा हो तो वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2500 करोड़ की इन्वेंट्री से कंपनी आगे कमाएगी नहीं, अर्निंग तो कर लेगी वो, लेकिन फिर भी हर साल जो कंपनी को अपना एक फिक्स्ड एक्सपेंस है वो तो काफ़ी हैवी पे करना पड़ रहा है ना। और साथ में अगर कंपनी अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश भी करे तो कंपनी का जो ये फिक्स्ड एक्सपेंस है वो और बढ़ता जाएगा। सो यही रीज़न था जिसकी वजह से ये बिजनेस मॉडल एसेट लाइट नहीं था। तो ये तो था हमारा सेकंड रीज़न। अब इसका जो थर्ड रीज़न है वो सेकंड वाले के साथ थोड़ा कनेक्टेड ही है, फ्लक्चुएशन इन प्रॉपर्टी प्राइसेस। देखो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप ये तो समझ जाओगे कि किस टाइम पे किस लोकेशन पे कितनी ऑक्यूपेंसी के चांसेस हैं, किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट करके तुम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन कई बार कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जिससे प्रॉपर्टी के प्राइसेस सडनली इफेक्ट हो जाते हैं। और मैं इस एग्जांपल में कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी और सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी के प्राइसेस ईजिली इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक लोकेशन पे टूरिस्ट भी आते हैं और कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं और वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करा करते हैं, और सडनली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिस रीजन की वजह से टूरिस्ट आया करते थे वो वजह ही वहां पर खत्म हो गई। अब चाहे वो चीज गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, लेकिन अगर एकदम से उस जगह की डिमांड में सडन चेंज आया तो उस लोकेशन पे कंपनी ने जितने होटल्स में इन्वेस्ट किया था वो तो सारा पूरा लॉस में चला जाएगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। सो इन्हीं प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया और धीरे धीरे अपना बिजनेस नए मॉडल पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो, ओयो की मार्केट में ब्रांड वैल्यू तो अच्छी खासी क्रिएट हो चुकी थी, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी इसी ब्रांड वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे और अपना बिजनेस धीरे धीरे फ्रेंचाइजी मॉडल पे शिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली इस मॉडल के हिसाब से कंपनी अब कोई रूम खुद ओन नहीं करती है, कंपनी होटल ओनर्स को अपना ब्रांड देती है और साथ में उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है और सेल्स का 15 to 20% अपना कमीशन लेती है। कुछ होटल्स में कमीशन 15% भी होता है, कुछ में 20% भी होता है, इनफैक्ट कुछ में तो 20% से ज़्यादा भी होता है। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑल्दो इस बिजनेस मॉडल में अपने मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, बट एज अ होल देखा जाए तो ये पुराने वाले बिजनेस मॉडल से काफ़ी बेटर है क्योंकि ये मॉडल लिटरली एसेट लाइट है।
अब इसमें इन्वेंट्री बिल्ड करने का जो हैवी एक्सपेंस था वो तो पूरा खत्म हो गया, और साथ में जो कंपनी को अपने रूम को मैनेज करने के लिए जो स्टाफ रखना पड़ता था अब वो भी नहीं रखना पड़ेगा। सो ये एक्सपेंस भी कंपनी का खत्म हो गया, और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी प्राइस की फ्लक्चुएशन से भी कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ओयो के पास इतना डेटा तो है कि उसको यूटिलाइज करके कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकती है, और कंपनी ये करेगी डायनेमिक प्राइसिंग से। जैसे एयरलाइन के बिजनेस में डिमांड के हिसाब से डेली प्राइसेस चेंज होते हैं, वैसे ही ओयो भी अपने बिजनेस में डिमांड के हिसाब से अपने प्राइसेस को एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन ये डायनेमिक प्राइसिंग से ओयो के जो होटल ओनर्स हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है, और यहीं से कंपनी और उनके पार्टनर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हो गया है। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एक रूम से एक दिन में होटल वाला 3,000 रुपये की अर्निंग करता है और उसका ऑक्यूपेंसी रेट है 33%। मतलब एक महीने में उसका रूम 10 दिन के लिए ही ऑक्यूपाइड रहा। सो बेसिकली यहाँ से उसकी अर्निंग्स कितनी जनरेट हुई? 30,000 की। वहीं ओयो अपने डायनेमिक प्राइसिंग की हेल्प से उस रूम से ऑन एन एवरेज डेली की 2,000 रुपीज़ की अर्निंग जनरेट करता है। लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पर था 66%। मतलब एक महीने में रूम 20 दिन के लिए ऑक्यूपाइड रहा। अब यहाँ से जो सेल्स जनरेट हुई वो हुई 40,000 की। सो ये वाली सिचुएशन ज़्यादा बेटर है। बट अब कंपनी अपना 20% कमीशन भी लेती है, तो होटल वाले की जो नेट अर्निंग हुई वो कितनी हुई? 32,000। ऑल्दो इधर फिर भी अर्निंग्स ज़्यादा हैं, बट होटल वाले के लिए तो कोई इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ नहीं ना। और यहीं पर मान लो अगर ऑक्यूपेंसी रेट सिर्फ 60% ही रह जाता, तो फिर एक महीने में रूम ऑन एन एवरेज 18 दिन के लिए ही ऑक्यूपाइड रहा, जिससे अर्निंग्स जनरेट होती हैं 36,000 की। और ओयो का कमीशन देने के बाद कितना बचता है? 28,800। सेल्स तो अभी भी ज़्यादा जनरेट हुई, लेकिन फाइनली जो होटल वाले की नेट अर्निंग्स हैं वो तो पहले से कम हो गई ना। सो बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओयो अपने पार्टनर्स की सेल्स तो बढ़ा रहा है, बट इन दी एंड अगर होटल वालों को ये अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है तो उनके लिए तो ये चीज़ इतनी मैटर ही नहीं करेगी। सो यही है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन ओयो एंड इट्स पार्टनर्स। बट आई थिंक टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही होती जाती है, तो उसके साथ साथ ये जो इशू भी है वो काफ़ी रिजॉल्व हो सकता है। बट सिर्फ कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है, और चीज़ हैं जो ओयो को अपने करंट बिजनेस मॉडल में फ्रिक्वेंटली फेस करनी पड़ रही हैं, और वो है लैक ऑफ कंट्रोल। अब देखो, जब कोई फूड चेन अपनी फ्रेंचाइजी किसी को भी देता है तो जो मेजर इश्यूज होते हैं उस पर कंपनी का अपना कंट्रोल रहता है। लेकिन ओयो के केस में ये कंट्रोल काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो सकता है। देखो, कोई भी होटल ओनर ओयो की फ्रेंचाइजी के अंडर अपने रूम्स लिस्ट करता भी है तो पूरा होटल तो वो लिस्ट करेगा ही नहीं, कुछ ही रूम्स लिस्ट करेगा। ऐसे में होटल का पूरा कंट्रोल ओयो के पास नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस में काफ़ी असर पड़ता है। अब इन प्रॉब्लम से कंपनी कैसे डील करती है वो तो आगे देखने से पता चलेगा, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बिजनेस मॉडल पुराने वाले से ज़्यादा बेटर है। सो यही था ओयो के बिजनेस मॉडल के ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न।